या अल्लाह, ये बच्चे तो मुझे तैयार ही नहीं होने देंगे। उन लोगों को मैंगोरा से निकले भी कितनी देर हो गई, अब तो बस पहुंचने ही वाले होंगे। एलिया पूरे कमरे में बौखलाई से घूम रही थी, साथ साथ बड़बड़ा भी रही थी। राशिद के घर वाले कुछ ही देर में यहाँ आने वाले थे। वसीला अपने कमरे में रमशा को तैयार कर रही थी, इसलिए बच्चों को उसके पास छोड़ दिया और वो दोनों तो बकायदा फाइट करना सीख चुके थे। क्या हो गया है? क्यों बिना म्यूजिक के नाच रही हो? मोमिन ने मुस्कुराकर उसकी हालत देखी, जिस पर उसका और भी मुंह बन गया। राशिद भाई की अम्मी और बहनों ने मुझे माँ से समझ लेना है, सच्ची। अरे वाह, मेरी शहजादी को किसकी जरूरत है कि मासी समझे? वो करीब तो आ गया, लेकिन आराम करने के अंदाज से सोफे पे नीम दराज हो गया। एलिया ने दोनों हाथ कमर पर रखकर खामोश शिकवा भरी नजर डाली कि मतलब वो भी जुबानी कलाम में हमदर्दी करने बैठ गया था, जबकि उसे किसी की मदद चाहिए थी। मोमिन समझ तो गया, लेकिन मुस्कुराता रहा। अब आ ही गए हैं तो प्लीज मेरी मदद करवा दे, बिलाहिर उससे कह ही दिया। जी जी जरूर करेंगे, लेकिन ये शैतानी टोला मेरे हवाले मत करना। उसे साफ जता दिया। है? एलिया की आंखें फैली। तो तो ये कि उसे सर खुजाते कुछ सोचा, फिर आबी को उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। एलिया दरवाजे की तरफ देख रही थी, जब 2 ही मिनट में वो वापस आ गया। अब्बास उसके साथ अब नहीं था। आबी को अम्मी को दे आया हूँ। उससे बताकर चंद खिलौने यहाँ वहाँ से जमा करके रीबा को बेड पर बिठाया और उसके बाद एलिया के करीब आकर उसे शानों से थामकर मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा दिया। हाँ, तो अब करेंगे हम आपकी हेल्प। वो ड्रेसिंग टेबल के कोने पर बैठकर उससे भाग और देखने लगा। क्या पहन रही है मेरी मलिका? उससे एलिया की थोड़ी उंगली से ऊंची की और एलिया की सारी झुंझुलाहट सारी बेसारी पल में हवा हो गई। मुस्कुराकर सोफे पर रखे ड्रेस की तरफ इशारा किया। वाओ, मेरा फेवरेट रेड सूट। मोमिन की नसों के ताकुब में देखा तो सुर्ख सूट दिखाई दिया। जाओ शाबाश, जल्दी से पहन करो, फिर मैं तुम्हारी जुल्फें संवार कर तुम्हें तैयार करूंगा। जी, और इस मर्तबा किसी दिखावे के लिए नहीं। वो स्टूल से उठकर उसके कान के करीब कहते हंसकर दूर चली गई। मोमिन ने कुछ देर सोचा, फिर कहकर लगाकर हंस दिया। एलिया उसे वो दिन याद दिला रही थी जब वसीला को दिखाने के लिए उससे एलिया के बाल बनाए थे। आपको याद नहीं आता वो पुराना वक्त जब मुझे आपसे इतनी डांट पड़ती थी? आता है मेरी जान, और जानती हो मुझे यहाँ दर्द होता है। उससे हाथ अपने दिल पे रखा। हाय अल्लाह, ना करे। क्यों? उसका तो दिल दहल गया। हाथ बेसाख्ता मोमिन के दिल पे रखा। क्योंकि फिर मुझे ये अफसोस होता है कि मैंने इन हसीन आंखों की गहराई को तब क्यों महसूस ना किया था, और ये छोटी सी मोटू जो आज मेरी जिंदगी है मुझसे इतनी दूर क्यों थी। अच्छा बस भी करे। वो बुरी तरह खज्जल हुई। कुदरत का मुकर्रर करदा वक्त ही सबसे हसीन होता है। सारे कब क्यों कैसे खुद बहुत समझ में आने लगते हैं, और मुझे जो वक्त आज हासिल है वही सबसे खूबसूरत लगता है, और इससे अभी ही आना था। बस दुआ है कि इसका ये हुस्न कभी ख़त्म ना हो। हमारी मोहब्बत, हमारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। वो उसकी आंखों में देखते संजीदा सी हो गई। मोमिन ने कुछ देर उसे भागोर देखा, फिर नरमी से अपने साथ लगा लिया। मोहब्बत हमें किस तरह वहमी बना देती है, अभी तुम्हें सुनकर महसूस हुआ। और ये किसी भी रिश्ते में हुलूस की इंतहा होती है एलिया, जब बंदे का दिल मोम से भी नरम हो जाता है और वो अपनी खुशियों पर भी खुलकर खुशी नहीं हो पाता, कि खो देने का डर उसकी खुशियों पर भी गालिब आने लगता है। लेकिन मुझे यकीन है हमारे दुख के दिन बीत चुके, ये हमारे सब्र का इनाम है जो हमें एक दूसरे के हसूल से मैसर आया है। इसकी उम्र बहुत तवील होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो उसके सीने पर सर रखे मुस्कुरा दी। कहाँ गायब हो लड़की? कितने दिन हो गए यहाँ का चक्कर ही नहीं लगाया। एतवार की सुबह जबकि बाहर हल्की धूप निकली हुई थी, मुझसे नाश्ते के बाद बैरूनी लॉन की कुर्सियों पर यहाँ बैठा। तानिया वाकई बहुत दिन हुए यहाँ दिखाई ना दी थी। वो भी हफ्ते भर ड्यूटी में मसरूफ रहा था। आज सोचा उसकी हैरियत मालूम कर ले। मैं भी आज ही सोच रही थी आने का। देख रहे हो ना, कितनी सर्दी हो गई थी। अब्बू की तबीयत भी ठंड की वजह से कुछ खराब हो गई थी। ओहो, अब कैसे है? हाँ शुक्र है, अब तो ठीक है। यहाँ सर्दी भी तो मैंगोरा की निस्बत बहुत ज़्यादा है। मैं सोच रही हूँ हमें घर वापस चले जाना चाहिए। अच्छा, मुंसिफ को सुनकर हैरत हुई। भरोसा आ गया इस सफर। उसका लहजा हल्का फुल्का और अंदाज मसाया था। तानिया हंस पड़ी। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। उससे बात करके तसल्ली तो हुई थी। तो फिर महीनों से बेचारे को इंतजार की सूली पर क्यों लटका रखा है? जवाब भी दे ही दो। जवाब मतलब हाँ में। तानी ने उल्टा उसी से पूछ लिया। हाँ भाई, और क्या, जब तसल्ली है तो फिर इनकार के क्या माने। उस बारे में तो ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन अपने घर तो जा ही सकते हैं।
क्या अंकल आंटी की तरफ से कुछ इशू है? अब कि मुझसे भी संजीदा हुआ। ईसा से पार्क वाली मुलाकात को अब काफ़ी वक्त हो गया था। तानिया की खामोशी उसकी समझ से बाहर थी। अम्मी अब्बू की तरफ से कोई मसला नहीं है, उन्होंने मुझे इख्तियार दिया है, लेकिन मैं खुद बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तानी ने गहरी आह भरी, लहजा इंतहा का थका-थका सा था। अच्छा, तुम यहीं आ जाओ, आराम से बात कर लेते हैं। मुझसे को लगा आमने-सामने बात कर लेना ज़्यादा सही रहेगा। ना जाने तानिया के क्या खदशात थे। मैं आती हूँ कुछ देर में। तानिया ने भी अपने ज़हन को बात करने के लिए आमादा किया। मुंसिफ ने कॉल ऑफ करके सर कुर्सी से टिकाया। उससे भी तानिया से कुछ डिस्कस करना था। 11 बजे के करीब धूप में हल्की सी तपिश महसूस होने लगी तो हाशरा बेगम और रिजवाना बाहर बरामदे में आ बैठी। इससे कब धूप भी इतनी ठंडी थी कि बाहर निकलने को जी ही नहीं जा रहा था। अम्मा जी, मुझे लगता है हमें वसीला से एक बार फिर खुलकर बात करनी होगी। अब तो उसकी तलाक को भी कितना वक्त हो गया है। हम्म, ठीक तो है, लेकिन वो जो कुछ सुनना ही नहीं चाहती उसका क्या करे। वो सोच में पड़ गई। मुंसिफ ने कुछ अरसा पहले उन्हीं से इस बारे में बात की थी कि वो ना सिर्फ वसीला से असल शर्मिंदा है बल्कि अब भी उसका तलबगार है, और अगर वसीला उसे माफ़ करने का ज़र्फ रखती है तो वो अपनी कोताहियों का असाला करना चाहता है। हाजरा बेगम ने ये बात तभी वसीला से कह दी थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स देखने में नहीं आया। बाद में रमशा, एलिया, हत्ता कि मोमिन भी उससे बहुत बार समझा चुका था कि उसे पुरानी बातों को भूलकर अपने फ्यूचर के मुतालिक सोचना होगा, और मुनसिफ से बेहतर उसके लिए कोई नहीं हो सकता। लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। शायद उसे कुछ वक्त देना चाहिए। हाजरा बेगम ने मतानत से अपना ख्याल ज़ाहिर किया तो रिजवाना ने चौंक कर देखा। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? मेरा मतलब है, मैं तो जल्दी फैसला करने को उसके हक में बेहतर समझ रही हूँ, ताकि वो पुरानी बातों से छुटकारा पा ले। वो भी ठीक है रिजवाना, लेकिन वसीला जैसी मैच्योर और हसास बच्ची के साथ शायद ऐसा रवैया मुनासिब नहीं। शायद आप ठीक कहती हैं, आजकल के बच्चे अलग ही ढंग से सोचते हैं। रिजवाना ने कहा कि जी। जी, तो क्या चल रहा है इंस्पेक्टर साहब के दिमाग में? वो करीब 2 घंटे बाद उसके रूबरू थी। रमशा दोनों के सामने कॉफ़ी रख गई थी। धूप इस ठंड में बहुत भली लग रही थी। पिंक और सफ़ेद सूट में बाल कैचर में जकड़े, वो गुलाबी शॉल उड़े हुए थी। दादी और रिस्वाना आंटी से वो बरामदे में मिलाई थी। वसीला भी इस वक्त वहीं बैठी हुई थी। ताने के इख्तिताम को उससे बहुत तवज्जो से देखा था, फिर उसकी उजलत, और कुछ ही देर में ये कहकर बाहर चली गई थी कि उसे मुनसिफ से कुछ ज़रूरी काम है। वसीला भी उठकर अपने कमरे में आ गई। रमशा ने उसकी संजीदगी को महसूस कर लिया था, तभी उन दोनों को कॉफ़ी देकर वो वसीला के पास आ गई। तुम क्यों अंदर आ गई? इतनी अच्छी धूप निकली है, वॉक करते हैं। नहीं, मुझे किसी की प्राइवेसी में मुखल होने का कोई शौक नहीं है। है? रमशा ने ताज्जुब से घूरकर वसीला को देखा। तानिया और मुनसिफ की प्राइवेसी? मेरा मतलब है, वो कह गई है कि उससे कुछ ज़रूरी काम है। वसीला के मुंह से मुनसिफ का नाम तक नहीं निकल पाया। घर वाले भी इस गरीज को अब बहुत अच्छी तरह जान चुके थे। लेकिन रमशा पिछले कुछ दिनों से मुसलसल इसी बारे में कुछ सोच रही थी। जब से उसका रिश्ता तय हुआ था, घर में उसकी जल्दी शादी की बातें हो रही थीं, और वो तब से इसी सोच में थी कि मुनसिब के मामले पर वसीला से एक बार खुलकर बात ज़रूर करेगी। हाँ, खैर उनका तो चलता रहता है। मेरा ख्याल है वो लोग वापस वैंकूवर शिफ्ट होना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में कुछ काम होगा। अच्छा वो छोड़ो, तुम अपने प्लान्स बताओ, क्या सोच रही हो आजकल? मैं, वो मुस्कुरा दी, प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह बाकायदा वकालत शुरू करूंगी। ये तो बहुत अच्छा सोचा। वक्त का मसरूफ गुजरना खुद अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वसीला, रमशा आखिर में कुछ अटक गई। वसीला ने चौंक कर सर उठाया। मेरा मतलब है, अगर तुम घर बसाने के मतलब भी सोचो तो दादी और आंटी को बहुत खुशी मिलेगी। वो बहुत परेशान रहती हैं, बल्कि इस हवाले से तो सभी परेशान हैं। मैंने कभी इनकार नहीं किया रमशा, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ़ वकालत। और हाँ, अगर कुछ सालों तक कोई अच्छा बंदा ऐसा मिल गया जिसके साथ ज़िंदगी गुज़ारने के बारे में सोचा जा सके, तो मैं भी ज़हन बनाने की कोशिश कर लूँगी। तो तुम मुंसिफ भाई को बिल्कुल माफ़ नहीं कर रही? रमशा का लहजा मायूस सा हो गया। मेरी समझ नहीं आता, यहाँ माफ़ी का मतलब मुंसिफ से रिश्ता जोड़ना क्यों समझा जा रहा है? मैं कह चुकी हूँ, बात माफ़ी की नहीं है। मुझे तुम्हारे भाई से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, लेकिन शादी वगैरह का फ़ैसला मेरा ज़ाती मामला है, और मैं मुनसिफ से शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों वसीला? क्योंकि वक्त के साथ ख़यालात एक से नहीं रहते, उनमें भी बदलाव आता है। तुम सब बिला वजह इस बात को पुराने तनासुर में देख रहे हो, जबकि यहाँ वाकई बहुत कुछ बदल चुका है। बताओ ना वसीला,
मुनसिब में क्या बदलाव आया है? अजीब बात है, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। वो अपनी जगह से उठ गई। रमशा ने पलटकर उसे हैरत से देखा और फिर खुद उसके पीछे आ गई। क्या दिखाई नहीं देता? तुम लोगों को अपने भाई के जज्बात का भी एहसास करना चाहिए। मैं नहीं कहती कि कुछ गलत हुआ है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी और मुझ पर जो बीत रही थी उसकी यहाँ किसी को खबर नहीं थी। ऐसे में उसका लाइफ में आगे कदम बढ़ाना और अपने ख्यालात को किसी और जानिब मोड़ना बिल्कुल जायज़ था। अलबत्ता अभी कुछ दिन पहले दादी के हाथ जो पैगाम भिजवाया गया, उसकी वजह सवाए मेरे दुखों का मदावा करने की कोशिश के और कुछ नहीं था। और क्या है मुनसिब के ख्यालात में बदलाव की वजह? रमशा ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, जबकि बात कुछ कुछ पल्ले पड़ गई थी। जवाबन वसीला ने खिड़की का पर्दा एक साइड पे कर दिया। सामने लॉन की कुर्सियों पे तानिया और मुनसिब बातों में मशगूल थे। तुम्हारा मतलब है बीच के अरसे में तानिया ने वो जगह पुर की थी? रमशा ने इस मर्तबा खुलकर पूछ लिया। यही सच है रमशा, और मुझे लगता है ये बहुत सही भी है। अव्वल तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, दूसरे वो ईसा की मंगेतर है। रमशा ने उसका ख्याल फौरन रद्द किया। तो मरगज़ार के वाक़ये को इतना अरसा गुज़र गया है, तानिया भी ईसा को माफ़ नहीं कर पा रही। उसे भी तो ईसा से जुदा हुए यही लगा था कि ये चैप्टर अब हमेशा के लिए क्लोज़ हो चुका है। इससे जब मुनसिब उससे मिला तो दोनों का मैच परफेक्ट हो गया। हाँ, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है वसीला। तानिया के लिए मुनसिब कैसा दोस्त है और मुनसिब के हालात तानिया के मुतल्लिक क्या है, तुम अंदाज़ा लगाने की गलती मत करो। तो ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि इस मामले की तह तक मैं बहुत न्यूट्रल होकर पहुँचूँगी। ज़रूर करो ये कोशिश, लेकिन ऐसा मैं सिर्फ़ अम्मी, दादी और बाकी सब घरवालों की वजह से चाहूँगी। मेरा इस सब में कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहती हूँ वो मुझ पे दबाव डालना बंद कर दे। वसीला ने आखिर में वाज़ेह भी कर दिया कि उसकी दिलचस्पी किस वजह से है। रमशा ने मतानत से सर हिलाया। उससे वसीला की नसों के ताकों में बाहर लॉन की तरफ देखा। मुनसिब ने अपनी हथेली मुस्कुराकर तानिया के सामने फैलाई थी, जिस पर तानिया ने हंसते हुए हल्की सी ताली बजाई और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। वसीला ने एक जोर नज़र रमशा पर डाली, लेकिन वो जौवन वसीला से नसें भी नहीं मिला पाई। मेरे उलझे दिमाग में तो बहुत कुछ चलता रहता है। मुनसिब कॉफ़ी का कप उठाते एकदम सुस्तीले अंदाज में हंसिया। पहले तुम कहो, क्या कन्फ्यूजन है? एक ही कन्फ्यूजन है मुनसिब, क्या मुझे ईसा पर दोबारा भरोसा करना चाहिए? हाँ, राय तो मेरी यही है कि ईसा सही बंदा साबित होगा। लेकिन जहाँ तक भरपूर तसल्ली वगैरह की बात है, तो पहले स्टेप में तुम लोगों का मंगोरा शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। अपना घर, अपना क्लिनिक दोबारा संभालो। इस दौरान ईसा और उसकी फैमिली के रवैये को जांचो। देखो कि वो तुम सबकी वापसी पर कैसा रवैया अपनाते हैं। तुम तो रवैये जज करने में माहिर हो। उसकी अम्मी, उसकी बहनों वगैरह से मिलना पड़े तो पीछे मत हटना, क्योंकि यही मौका होगा जब तुम उन सबको सुनोगी। क्या पता हर बात ईसा के कहे की तस्दीक करती हो। हम्म। तानिया सर हिलाते जैसे साथ साथ किसी नतीजे पर पहुंच रही थी। तुम सही कहते हो मुनसिब, और ऐसा ही होना चाहिए। राइट। मेरा दिमाग हकीकी मायनों में बंद हो चुका था। थैंक मुनसिब, तुमने वाकई हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल की है। तो फिर मेरी फीस? उसे मुस्कुराकर हथेली तानिया के सामने की और उससे हंसकर मुनसिब के बड़े हाथ पर ताली बजा दी। हाजिर जनाब, जो फीस आप हुक्म करें। तो फिर जवाबन आप मेरी मुश्किल हल करेंगी? जी ज़रूर। तो क्या है आपकी मुश्किल? गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ज़ाती घर मिलने वाला है, यहीं पुलिस स्टेशन के करीब ही। तो मैं चाहता हूँ रमशा की शादी के बाद मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। हम्म। तानिया ने सर हिलाया। और मुश्किल? अम्मी नहीं जाने देंगी। तो क्या ये तुम्हारी मर्जी है कि ज़ाती मकान लो या ना लो? हाँ, अगर मैं ये फ़ायदा ना उठाना चाहूँ तो क्वार्टर किसी और को भी दिया जा सकता है। अब जाहिर है यहाँ मेरा ज़ाती मकान है, तो मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। तो फिर मत जाओ। क्या ज़रूरत है माँ से दूर जाने की? यही तो असल मसला है डियर। मुनसिब ने गहरी आह भरी। वसीला को मेरी सूरत से भी चिढ़ है। आखिर कब तक उसके सर पे मसल्लत रहूं? इंसान के लिए अपना घर वो जगह होती है जहां आकर वो मुकम्मल बेफिक्र और आज़ाद होता है। सुकून का दूसरा नाम घर की पनाह है। लेकिन मैं तो यहाँ आकर अजीब उलझन कब में फंस गया हूँ। सारा वक्त ये देखना पड़ता है कि वसीला कहाँ है, मुझे कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं। उससे टकराव ना हो जाए, इसी कश्मकश में सारा वक्त हम दोनों को अपने अपने रूम से गुजारना पड़ता है। लेकिन इस मस्से का एक और हल भी तो है ना? तानिया ने मायने हेसी से ध्यान दिलाया। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके लिए वो तैयार नहीं। मुनसिब ने मायूसी से सर नफी में हिलाया। क्या मुकम्मल इनकार? मतलब कोई गुंजाइश नहीं? वो मुताज्जिब हुई। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। फिर तो तुम्हें अपनी अम्मी को कन्विंस करना चाहिए कि वो तुम्हें जाने दें। उनसे वादा करो कि आते जाते रहोगे। वो भी तुमसे मिलने बल्कि कभी कभार रहने आ सकती हैं। यहाँ वसीला के पास तो दादी है। तो फिर क्वार्टर की दरख्वास्त दे दूं?
एक बार वसीला से बात कर ले, अगर तुम कहो। तानिया ने इजाज़त चाही। मुझे नहीं लगता। शायद वो मुझे माफ़ नहीं कर पा रही, और जस्टिफाइड भी है। मुनसिफ ने कंधे उचकाए। मेरी कम हिम्मती ने उसकी ज़िंदगी क्या से क्या कर दी थी। ऐसे इंसान से आगे वो क्या अच्छी उम्मीद रखे। लेकिन तुम लोग अब एक ही फैमिली हो, अर्शाद होने तो नहीं चाहिए। और अगर फिर भी हैं तानिया, तब दबाव देना बिल्कुल जायज़ नहीं। हाँ खैर, उससे हाथ झटके। कायल करने और मजबूर करने का फ़र्क मैं समझती हूँ। वसीला खुद बहुत मैच्योर और समझदार है। उसके इनकार की ज़रूर कोई वजह होगी। ओके, फिर मुझे इजाज़त। मैं आज अम्मी अब्बू से बेंगोरा जाने की बात करती हूँ। हाँ, फिर दोस्त से मिलने सफ़र करके आना पड़ेगा। वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। बल्कि कुछ ज़्यादा तवील सफ़र। मुनसिब ने अब्रू उठाकर दूर का इशारा किया, जिस पे तानिया बेसाख्ता हंस पड़ी। मुनसिब का इशारा यकीनन मरगसार की जानिब था। देखते हैं। वो शर्मा दी, और मुंसिफ ने उसके शर्माने को उसकी रजामंदी की नज़र से देखा। ईसा का सब्र ज़रूर रंग लाने वाला था। राशिद के घर वाले कुछ दिन हुए होकर जा चुके थे। शादी के लिए 2 माह बाद की तारीख रखी गई थी। घर में इन दिनों सबकी तवज्जो का मरकज़ रमशा की शादी थी, लेकिन रमशा खुद किसी और ही चक्कर में उलझी थी। उससे मुंसिफ को वो सारी बातें बता दी जो उस रोज़ वसीला ने की थी। वाओ, इंटरेस्टिंग। वो बहन की बात सुनकर बेख्तियार कुछ ऐसे हंसा कि रमशा ने उससे घूर कर देखा। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है भला? मुझे पहले दिल खोलकर हंस तो लेने दो। तुम पागल हो गए हो मुझसे। रमशा अब झुंझला रही थी। हम्म, ओके, संजीदा बात करते हैं। उससे हंसी रोकी। और क्या क्या बातें हुई? बस फिर आखिर में उससे ये कहा कि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो मैं अम्मी और दादी की वजह से चाह रही थी कि हकीकत का पता चले, ताकि वो उस पर दबाव डालना बंद कर दे। हम्म, मुंसिफ ने भी इस बार संजीदगी से सुना। हकीकत तो वाकई पता चलनी चाहिए। मुझे भी बताओ, क्या है हकीकत? तुम तो खैर बहुत बड़ी उल्लू हो। तुम्हें मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन तुम वसीला का दिमाग साफ नहीं कर पाई। चलो, खैर, इसी में बेहतरी थी। वो आखिर में फिर मुस्कुराने लगा। उल्लू नहीं हूँ। रमशा भी हंसी। मैंने भी इसीलिए नहीं बताई वो ताने को बहन समझने वाली बात, क्योंकि मैं चाहती थी अब ये मामला जरा खूबसूरत तरीके से खुले। वाह, मुंसिफ ने बेख्तियार उसे तारीफी नजर से देखा। फिर तो मुझे अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। जी हाँ, और ये बताओ तुम क्या सोच रहे हो? मैं तो मिलने के लिए कोई खूबसूरत मुकाम सोच रहा हूँ, लेकिन एक तो हर तरफ बर्फ फैली है। इस ठंड में निकले भी तो कहाँ। वो अब सर खुजा रहा था। वो ऐसा करते हैं, शॉपिंग के बहाने एक आध चक्कर मंगोरा का लगाते हैं। वहां जाने से वसीला भी इनकार नहीं करेगी। तुम बहुत खुश लग रहे हो। ये सब सुनकर क्या वजह है? वजह तो बहुत वाजिया है ना। अब तक मैं ये समझ रहा था कि उसने मुझे माफ़ नहीं किया, इससे मेरा साथ नामंजूर है। लेकिन यहाँ तो मामला गलतफहमी का निकला। वो इसलिए सबको इनकार कर रही है कि उसे लगता है कि अब मेरी दिलचस्पी का महवर तानिया है, और वो हमारे आड़े नहीं आना चाहते। और जाहिर है, अब मुझे उसकी गलतफहमी दूर करनी है, तैयारी करनी है। ओके। रमशा भी खुश दिखाई दे रही थी। उजलत से बाहर निकल गई। उसे अब जल्द अज जल्द एलिया वगैरह से मशवरा करना था। खिली खिली धूप लिए वो भी एक खुशगवार इतवार था। हफ्ते भर से यहाँ अच्छी धूप निकल रही थी। बर्फ पिघलने का मौसम आ गया था। सड़कें और आबादियों में तो तकरीबन साफ हो चुकी थी। सफ़ेदी अब ऊंची चोटियों तक जा रही थी। नाश्ते के बाद वो सब 2 गाड़ियों में मैंगोरा के लिए रवाना हुए। वसीला अगरचा जाने के लिए तैयार ना हो रही थी, लेकिन इसके अलावा यहाँ बाकी सब जानते थे कि ये प्रोग्राम तो बना ही उसके लिए था। तभी रमशा जज्बाती टच देते खफा हो गई, तो वसीला भी जाने के लिए तैयार हो गई। दादी, रिजवाना, नुदरत और तौफीक साहब घर पर ही थे। मोमिन ने घर से रवाना होते वक्त बड़ी शराफत का मुजाहिरा कर थे। एलिया बच्चू और वसीला को अपने साथ बिठा लिया, और रमशा भाई के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। सब कुछ चूंकि पहले ही आपस में तय था, इससे खामोशी और संजीदगी से सफ़र शुरू कर दिया गया। वसीला को उन सब के हसाइम की भनक तक नहीं पड़ी। वो रीबा को लिए पिछली सीट पर मगन बैठी थी। मियां दम से निकलकर मेन रोड पर आते ही सर्दी की शिद्दत भी बहुत हद तक कम हो गई थी। दरियाए सवात के किनारे किनारे मैंगोरा का सफ़र जारी था। मियां दम से निकलने उन्हें कुछ ही देर हुई थी। अगली आबादी आई तो चाय लेने के लिए मोमिन नीचे उतरा, और एलिया को भी इशारे से साथ आने का इशारा किया। ये कहाँ रुक रहे हो? वसीला ने अब्रू सुकोड़ कर बाहर देखा। बस चाय कॉफ़ी का पता कर रहे हैं। मोमिन मुख्तसर जवाब देकर एलिया और बच्चों समेत दूर चला गया। वो पर्स से मोबाइल निकालकर उस पर झुक गई। दरमियान में शायद 2 ही मिनट गुजरे थे कि गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर कोई ड्राइविंग सीट पर बैठा, और फौरन ही गाड़ी तेज रफ्तारी से स्टार्ट भी हो गई। वसीला ने ताज्जुब से सर उठाया।
कि मोमिन भाई ने एलिया और बच्चों की आमद का इंतजार किए बगैर गाड़ी क्यों चला दी। लेकिन नजर मुंसिफ पे पड़ी तो पूरी तरह बौखलाई। ये आपकी गाड़ी नहीं है। वो फौरी तौर पर उससे गलतफहमी समझी, इससे चिल्ला उठी। लेकिन जब मुंसिफ पर उस शोर शराबे का कोई असर न हुआ, वसीला की पलकें गुस्से और चुंचलाहट से नम हो रही थी। ना उसे उन सब की प्लानिंग पसंद आई थी, ना मुंसिफ की ये दिल लगी की बातें कोई असर कर रही थी। वो खोलता दिमाग लिए गहरी गहरी सांस ले रही थी जब मुंसिफ ने गाड़ी फिजा गेट के खूबसूरत पार्क के सामने सड़क से उतार कर एक पुरसुकून जगह रोक दी। सुबह सवेरे शदीद सर्दी के मौसम में पार्क बिल्कुल वीरान पड़ा था। मुंशी मुस्कुराकर कार से नीचे उतरा। शुक्र अदा किया कि पार्क का कैफेटेरिया खुला हुआ था। उससे 2 कप कॉफ़ी बनवाई और वापस आकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर पहले छोटी ट्रे दरमियान में रखी और खुद भी सामने बैठ गया। कार का दरवाज़ा खुला ही रहने दिया। सॉरी, बिना तुम्हारी इजाज़त के ये सब प्लान करना पड़ गया। वसीला चेहरे पे हल्की और आंखों में अजनबियत लिए चेहरा दूसरी जानिब किए बैठी थी। लेकिन वसीला, अगर एक शख्स अपने किए पे नादिम है और माफ़ी मांगना चाहता है तो उसे कम से कम इसका मौका तो मिलना चाहिए। क्या ये सब बातें मेरे दिमाग पर कचोके नहीं लगाती? क्या अगर उस वक्त मैंने शादी से इनकार ना किया होता तो तुम्हारी ज़िंदगी इतने बड़े तूफान से न टकराती? तुम्हें दोबारा प्रपोज करने के पीछे किसी हमदर्दी या जाले जैसे कोई जज्बात नहीं है। गलती पर पछतावा अपनी जगह, लेकिन तुम्हारा साथ चाहने के पीछे सिर्फ मेरी मोहब्बत कार फरमा है। रमशा ने बताया कि तुम वकालत शुरू करना चाहती हो। मुझे सुनकर खुशी हुई और ये सुनकर और भी अच्छा लगा कि तुम अपने हक के लिए लड़ना चाहती हो। तुम पर जिसकी तरफ से जो से आती हुई, तुम अपनी तालीम, अपनी नौकरी के बल पर उसको टहरे में खड़ा करना चाहती हो। ये यकीनन तुम्हारा हक है। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वसीला खामोश थी। उसने कॉफ़ी का कप उसे थमाया। और हाँ, एक बात और, इंसान की ज़िंदगी में बदलाव आना भी भले एक हकीकत है, लेकिन सोचने की बात है कि अगर कहीं कोई तब्दीली आ चुकी थी और मैं मुरव्वत में ये मजबूर किए जाने पर तुम्हें प्रपोज कर रहा था, तो तुम्हारे इनकार के बाद पीछे हटना और नए रुझान की तरफ कदम बढ़ाना मेरे लिए कितना आसान हो जाता। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तक तुम चाहो मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। हमें चलना चाहिए। उससे हाली कप सामने रखते बिना उसकी तरफ देखिए ऑर्डर जारी किया और मुंसिफ कुछ देर उसे देखता रहा और फिर गाड़ी से बाहर निकल गया। चलो, कम से कम इससे सुना तो सही। वो इसी पर इत्तफाक करते ड्राइविंग सीट पर वापस आया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। बस जी, हो गई शॉपिंग? एलिया ने ढेर सारे शॉपिंग बैग्स चिक्की मिठों से और मोमिन ने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। और अब सिवाय किसी अच्छे रेस्टोरेंट जाने के मेरा कहीं और जाने का मूड नहीं। उससे उंगली उठाकर मुतनब्बा किया। रमशा, वसीला और तानिया भी उनके करीब आ चुकी थी। तानिया कुछ दिन हुए अपनी फैमिली के साथ अपने मंगोरा वाले घर दोबारा शिफ्ट हो चुकी थी। उसे रमशा ने कॉल करके शॉपिंग सेंटर बुला लिया था। वो भी काफ़ी देर से उनके साथ शॉपिंग करवाने में मसरूफ़ थी। तानिया ने उन सब से अपने घर आने पर बहुत इसरार किया, लेकिन मोमिन का कहना था कि रमशा की शादी का दावतनामा देने वो बाकायदा एहतमाम से आएंगे। तभी दोपहर का खाना रेस्टोरेंट में खाया गया। खाने के दौरान उनके दरमियान ये तय पाया था कि सारी लेडीज़ और मोमिन की कार में अंदर रवाना हो जाएंगे और मुंसिफ तानिया को उससे घर छोड़ने के बाद पीछे आएगा। उस वक्त दोपहर के 3 बजे थे। मुंसिफ तानिया को लेकर उससे घर के लिए निकला और वो सब मेआंदम रवाना हो गए। मोमिन ने बड़े रोड से मेआंदम की तरफ टर्न लिया तो मोबाइल पर मुंसिफ की कॉल आने लगी। हाँ भाई, कहाँ पहुँचे तुम? हम तो घर वाले रोड पर चढ़ आए। हाँ, वो एक्चुअली यही बताने के लिए कॉल की है। मैं फ़िलहाल घर नहीं आ रहा। मुंसिफ ने कुछ ठहरा ठहरा आवाज़ से कहा तो मोमिन चौंक गया। क्या मतलब? कहाँ हो तुम? मैं थाना जा रहा हूँ। थाना क्यों? मोमिन को सुनकर ही तशवीश हुई, लेकिन फिर सोचा शायद अपनी बहन से मिलना हो। क्या सिस्टर की तरफ? वहाँ भी जाऊँगा, लेकिन अभी तो हवेली। वो मोमिन के लहजे को देखते संभल कर जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोमिन के लिए परेशानी बढ़ती जा रही थी। क्यों मुनसिब? अचानक हवेली किस लिए? तुम्हें पता है वहाँ? वो कहते कहते रुक गया। बाकी सब उसकी जानिब मुतवज्जा थी। यार, टेंशन मत लो। बस वो गुलनाज खाला की कॉल आई थी। शहनाज साई की वजह से बहुत परेशान थी। मैं चाहता हूँ अरहम को समझाऊं। ये सब तुम्हारे करने के काम नहीं है। मुनसिब, उन सब से दूर ही रहो। मैं तो कहता हूँ वापस आ जाओ। मोमिन ने कार पार्किंग में रोकी। खवातीन सामान लेकर अंदर आ गईं, लेकिन सबके चेहरों पर परेशानी आ चुकी थी। रमशा का बस सही चल रहा था। यहाँ से वापस पलट जाती और भाई को अपने साथ ले आती। उससे मालूम था कि अरहम ने किसी किराए के कातिल को हायर कर रखा है। ऐसे में मुंसिफ का थाना जाना। वो कमरे में आकर सुस्ती बैठ गई।
क्या हुआ? शॉपिंग अच्छी नहीं हुई? रिज़वाना उसके उतरे चेहरे को देखकर आम अंदाज से मुस्कुराई, लेकिन इलिया और रमशा ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। जी नहीं, बस थकावट है। इलिया हल्का सा मुस्कुराई। अम्मी को बता दो इलिया, वही रोक सकती हैं भैया को। रमशा ने धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, लेकिन रिज़वाना ने फिर भी सुन लिया। क्या बता दो? क्या हुआ? वो तो बिना जाने ही हाथ पैर छोड़ने लगी। इलिया ने लब चबाते वसीला को देखा, फिर खुद ही अम्मी को बता दिया कि मुंशी भैया थाना गए हैं, वो भी हवेली। पागल है ये लड़का। उन्होंने हाथ सीने पे मारा। वो क्या नाम है? कोई बादशाहन उसके पीछे लगा है ना? तो ऐसे में वहां जाने का क्या मतलब? मेरा फोन दो एलिया। वो दिल पे हाथ रखे बैठी गई। इतना क्यों परेशान हो रही है? बैठ जाए यहाँ। वसीला अपनी जगह से उठकर माँ के पास आई। एलिया इस दौरान मुंसिफ को कॉल मिलाते हुए माँ के करीब आई। हेलो मुंसिफ, कहाँ हो? देखो तुम फौरन वापस आओ। अरे अम्मी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो मैं थाना पहुंचने वाला हूँ। आप प्लीज़ ज़्यादा मत सोचें। बस गुलनाज हाला और ताई से मिलकर वापस आ रहा हूँ। उससे माँ की ना सुनते बस अपनी कहकर कॉल ही ऑफ कर दी। या अल्लाह, ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा। अरे कोई दादी को बताओ। वो हाथों पे सर गिराए निढाल सी हो गई। महज 4 दिन पहले खुद ही बैठा बता रहा था कि अरम ने किराए का कातिल छोड़ा है उसके पीछे। ऐसे में खुद खतरे के मुंह में जाना। वसीला ने उन्हें जबरदस्ती लेटा दिया। दादी भी सुनकर परेशान हो गई। नुदरत मामी और तौफीक मामू भी वहीं आ गए। सभी अपने अपने तबसरे कर रहे थे। वसीला अगरचा किसी बात में हिस्सा नहीं ले रही थी, लेकिन जहन उसका भी मतवातर एक अधेड़पन में था। आखिर मुझसे ने इतनी लापरवाही का मुजाहरा क्यों किया था? क्या उसकी सर्द मेहरी की वजह से? वो लब काटते बेसर पैर की बातें सोच रही थी। वो खामोशी से आकर अपने कमरे में बैठ गई। रमशा परेशानी से यहाँ वहाँ चक्कर काट रही थी, साथ साथ बड़बड़ा भी रही थी। वसीला के जी में आया कि रमशा की तो बहन और बहनोई थाना से हैं, तो उससे उनको कॉल करनी चाहिए। लेकिन रमशा का तो लगता था दिमाग ही काम करना छोड़ गया था, और वसीला हमारे लिहाज से कह नहीं पा रही थी। आगे रमशा को खुद क्यों ख्याल नहीं आ रहा था? अनसवाई खुद हवेली जाकर मुंसिफ को वहां से वापस आ सकते थे, लेकिन वो ये सब बातें भी सोच कर रह गई, कहने की जरूरत नहीं कर पाई। मोमिन, तुम मुंसिफ को कॉल मिलाओ। कितनी देर हो गई है? अब तो वो हवेली से निकल आया होगा। तौफीक साहब ने मोमिन से कहा तो उससे फ़ौरन मोबाइल निकाला, लेकिन मुंसिफ का नंबर बंद आ रहा था। मोमिन का दिल बेसाख्ता बहुत शिद्दत से धड़का। नंबर ऑफ है। उसे डरते डरते पुप्पो को देखा, लेकिन उन्होंने फिर या अल्लाह कहकर सर पकड़ा। अब क्या करें? देख रहे हैं भैया, कितना लापरवाह है। मेरा कुछ ख्याल ही नहीं। वो बाकायदा रोने लग गई। अच्छा, अब रोना बंद करो। हैरियत की दुआ करते हैं। उन्होंने तसल्ली देने की कोशिश की, और वसीला जो उसी वक्त दरवाजे में आकर रुकी थी, वापस पलटकर कमरे में आई। रमशा, तुम अपनी सिस्टर को कॉल करो। मेरा मतलब है मेमूना से बात करो। वो अक्सर भूल ही जाती थी कि रमशा और मेमूना ही उसकी सगी बहनें हैं। अनस भाई, जरा जाकर पता करें। वसीला ने इस बार बिना किसी सोच विचार के सीधा कह दिया, और रमशा को भी होश आया। हाँ, मेमूना से बात करनी चाहिए मुझे। ये ख्याल क्यों नहीं आया? वो फौरन अपने मोबाइल की तरफ लपकी। वो भी सुनकर परेशान हो गई थी। बाबा से हमेशा ये इन्हीं हरकतों पर डांट खाता था। वो पलंग के किनारे बैठी अब उंगलियां चटका रही थी। वसीला ने उसे मुस्कुरा कर देखा। रिश्तों की तब्दीली मोहब्बत में कमी नहीं ला सकी थी। वो हकीकतन अपने भाई के लिए परेशान थी। मेमूना की कॉल करीब 20 मिनट बाद आई। कहो, मुनसिफ से बात हुई? कहाँ है? वो मोबाइल ऑन करते ही शुरू हो गई। नहीं यार, मेरा तो दिमाग अब काम नहीं कर रहा। मुंसिफ का मोबाइल तो वैसे भी बंद आ रहा था। मैंने अंस को हवेली भेजा तो हमने कहा यहाँ तो मुंसिफ आया ही नहीं। अब ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे मुताबिक तो उससे हवेली पहुंचे बहुत वक्त हो गया। ये तो मुझे साफ कुछ गड़बड़ लग रही है। अंस अब राशिद से रब्ता कर रहे हैं। मेरी समझ नहीं आता, तुम लोगों ने उसे इजाजत कैसे दी? हमसे क्या पूछ कर गया था? और यार हम। रमशा अपनी पलकें झपक कर अपना रोना काबू कर रही थी। मोमिना, उससे मुंसिफ के साथ कुछ कर ना दिया हो। अल्लाह ना करे। मैं अनस से कहती हूँ पुलिस से बात करे। मोमिना का दिल डूबने सा लगा। वसीला उन दोनों की बातें सुन रही थी। उससे एक ही दम आगे बढ़कर हमशा से मोबाइल ले लिया। मोमिना आपी, मैं वसीला। वसीला। मोमिना ने उसे प्यार से पुकारा। कहो, कैसी हो? आप ही वो कहते साथ ही अटक सी गई। हाँ कहो वसीला। वो आप अनस भाई से कहें कि अरहम से दोबारा मिले, और उनसे कहें कि हम उन पे लगे सारे केस वापस ले लेंगे। मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं उन्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन वो मुनसिब को वापस भेज दें। हाँ हाँ, मैं कहती हूँ। मोमिना ने फ़ौरन ही कॉल काट दी। रमशा ने वसीला की तरफ देखा तो उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ महसूस किया। मुनसिब की गुमशुदगी की परेशानी उसके चेहरे से अयां थी।
वो वहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठ पाई और वॉशरूम में घुस गई। रमशा को साफ लगा कि उससे रोना आ रहा था, लेकिन वो अपने जज्बात छुपाना चाहती थी। क्या हुआ है ताई को? वो शहनाज साई के सराहने खड़ा निहायत अफसोस से गुलनाज बीवी को देख रहा था। शहनाज साई एकदम बीमार, निढाल और गशी की हालत में महसूस हुई। वो अरहम शायद अपने नाम करवा रहा था सब कुछ, लेकिन आपा को पता चला तो कागज फाड़ दिए। तो अरहम ने माँ से बहुत झगड़ा किया, हाथ भी उठा दिया। तुम्हें जान से मारने की बातें कर रहा था। आपा फिर अजीब अजीब बातें करने लगी, अरहम को बद्दुआएं दे रही थी। गुलनाज सारी बात बताते उसे दुखी नजरों से देख रही थी। वो अब भी रुक रुक कर बहुत धीमी आवाज़ से बात समझा पाती थी। एक मुद्दत से बोलने की आदत खत्म हो गई थी, तो बात करते खुद भी बेयकीन सी रहती। अभी अरहम कहाँ है? डेरे पर। तुम उधर नहीं गए? नहीं, मैं तो सीधा अंदर आ गया। आप किसी मुलाजिम से कहकर उसको जरा घर बुलाए। वो दूर एक कुर्सी पर बैठ गया। गुलनाज बाहर चली गई। अरहम करीब 10-12 मिनट बाद अंदर आया तो मुंसिफ को देखकर पूरी तरह चौंका। तुम यहाँ? वो दरवाजे पर ही रुका। कमाल है, तुम्हें हैरत हो रही है? तुम्हारे बंदे तो नजर रखते हैं ना मुझ पर। वो मुस्कुरा दिया। किस लिए आए हो? उसका माथा सुकड़ गया। तुम्हारी खाला ने बुलाया है। और ये ताई को क्या हुआ है? डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? हालत देखी है इनकी। मैंने कुछ नहीं किया, अपने शोहर के कर्मों को रोती रहती हैं। विस्स साया हंसा और मुंसिफ बस एक दुख भरी नजर डालकर रह गया। वजह जो भी हो अरहम, ख्याल तो तुम्हें रखना चाहिए। मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं। मेरी माँ है, मैं खुद देख लूंगा। इनका इलाज कराओ, और जब ये ठीक हो जाए तो उन्हें बताओ कि मुझसे को इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मेरी तरफ से ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। मेरे खिलाफ मंसूबे बनाना बंद कर दो, नुकसान तुम्हारा ही होगा। व्हाट द हेल? वो तंजिया हंसा। क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? बताऊं या सुनवाऊं? मुंसिफ ने इस मर्तबा मुस्कुराकर उसे देखा और मोबाइल निकालकर एक वॉइस मैसेज ओपन किया। अच्छा तो सुन ही लो। उससे आवाज़ ऊंची करके मोबाइल अरहम के नजदीक किया। हेलो मुनसिब, क्या हाल है? अच्छा, वो बादशाह खान का ठिकाना मालूम हो गया है। आज ही उसे साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे इकरार भी कर लिया है कि अरहम खान उसके साथ राब्ते में था। और ये अरहम खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। बादशाह खान के एजेंट से उसे राब्ते थे। अरहम का उसे हायर करना उसे सुलाहों के पीछे डाल सकता है। बेहतर होगा अरहम को इस बारे में आगाह कर दो। बाकी तुम्हें बहुत मुबारक हो। बादशाह खान की गिरफ्तारी के साथ ही तुम्हारी जान को लगे खतरे भी टल गए हैं। टेक केयर। वॉइस खत्म हो गई। मुंसिफ ने मोबाइल ऑफ किया। ये एसपी शफकत अहमद थे, और तुम्हारा साथी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। इनफैक्ट तुम्हारे गिर्द भी घेरा तंग होने वाला है। ये झूठ है। अरहम की जुबान लड़खड़ा गई। ओके, तो बादशाह को कॉल करके देख लो। वो तुम्हें सच भी बता देगा, और पुलिस के हाथ भी एक दो और सबूत आ जाएगा तुम्हारे उससे राब्ते में होने का। इस बार मुंसिफ का लहजा तंजिया और अरहम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो भुखला सा गया। हाँ बिल्कुल, तुम मेरे दायाजाद हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन मेरी शर्त। उससे अबरू उठाकर बोला। बोलो, क्या शर्त है? अरहम ने बादल नौखासा लहजा नरम रखा। ताई का इलाज, उनकी देखभाल, उनका हर तरह से ख्याल रखना। अगर चाहे ये बातें शर्त तो उससे करने वाली नहीं है। औलाद की हैसियत से तुम्हारा फर्ज है। दूसरे, मुझसे और मेरे मामलात से मुकम्मल लाताल्लुकी बरतो। वैसे भी एक नतीजा तुम अभी भी देख चुके हो, और अगर मैं दरमियान में ना हूं तो बहुत जल्द भुगत भी सकते हो। तीसरे, मुझे वाकई इस हवेली और उसकी दौलत से कोई सरोकार नहीं, लेकिन कान खोल कर सुन लो। मैंने अपना हिस्सा ताई अम्मी के नाम कर दिया है, जो उनके वफात के बाद मुझे मुंतकिल हो जाएगा। इसलिए तुम उनका ख्याल रखो और उनकी जिंदगी की दुआ मांगो। तुम्हारा ये ऐशो आराम उनकी जिंदगी तक है। ये सुनकर अरहम पर सख्ताधारी हो गया था। एक बात बताऊं अरहम, तुमने हमारे नए रिश्ते को सिर्फ दौलत के तनासुर में देखा, जबकि मेरे लिए सिर्फ रिश्ते अहम हैं। आज मैं खुद को तुमसे कहीं ज्यादा अमीर समझता हूँ, क्योंकि मुझे मोहब्बत करने वाला भरा पूरा खानदान मिल गया है। एक दिन तुमने मुझे नमक हराम, एहसान फरामोश और ना जाने क्या कुछ सुना दिया था, जबकि हकीकत ये निकली कि दादी के मेरी तालीम पर लगे अखराजात तो दरअसल अजाला थे, उस हादसे का जो ना चाहते हुए भी उनसे सरजंद हो गया था। हाँ, जब मैंने ये देखा कि तुम इस दौलत, इस हैसियत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं वापस आने में देर नहीं लगाऊंगा, और तुम देखोगे कि तुमसे कैसे अपने हिस्से की एक एक पाई वसूल करता हूँ। लिहाजा बहुत संभल कर रहना। मुंसिफ ने उंगली उठाकर उससे वार्न किया और गुलनाज बीबी की तरफ देखा। आप मुझसे राब्ते में रहिएगा खाला, और अब से अरहम आपको कभी मना नहीं करेगा। ताई की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं उनसे दोबारा मिलने आऊंगा। अभी मुझे इजाजत। वो कहकर रुका नहीं और बाहर निकल आया। मोबाइल पर ढेर सारी मिस कॉल्स आई हुई थी।
उसे एक-एक करके सबको तसल्ली देनी थी। जानता था उसका मोबाइल ऑफ होने की वजह से सब परेशान हो गए थे। मुनसिब को मंगोरा में शॉपिंग के दौरान सर शफ़क़त की कॉल आई थी। वो उससे कुछ ख़ास बताना चाहते थे। मुनसिब ने उन्हें बताया कि वो इस वक़्त मंगोरा में है और उसे थाने में कुछ और काम भी है, इसलिए वो कुछ देर में वहीं हाज़िर होता है। लेकिन तानिया को छोड़कर जो ही सफ़र पर रवाना हुआ, अम्मी की कॉल आई और उसके बाद चार्जिंग ख़त्म होने की वजह से उसका मोबाइल ऑफ हो गया। मोबाइल को उसे सर शफ़क़त के ऑफ़िस में आकर थोड़ा-सा चार्ज किया। उन्होंने जब बादशाह खान की गिरफ्तारी का बताया, तो मुंसिफ ने ही उनसे कहा कि वो उसका बयान बाकायदा उसे एक वॉइस में भेज दें, क्योंकि अरहम इस तरह यकीन नहीं करेगा। फिर पुलिस स्टेशन से वो सीधा हवेली आया। यहाँ की मामलात निपटा लेने के बाद पहला फ़ोन मेमूना को किया। उससे खूब सारी डांट खाई और अब मुस्कुराते हुए मेमूना के घर की तरफ रवाना हो गया। मेमूना ने कहा कि म्यांदम कॉल करके खुद ही सबको बताती है कि तुम कहीं गुम-वुम नहीं हुए और हट्टे-कट्टे हो। वो गुस्से में कहकर कॉल काट दी। मुंसिफ ने कहका लगाया, जानते भी हो कितना परेशान किया है तुमने सबको। मेमूना उसके बाजू पर 2 हथौड़ जमाए। मुझे जब अरहम ने कहा कि यहाँ तुम आए ही नहीं, कसम से मुझे चक्कर आ गया। अनस ने सर घुमाकर बताया तो मुंसिफ जोर से हंस दिया। यार, जब तुमने उससे पूछा तब मैं वाकई उनसे नहीं मिला था। थाना आते ही पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया। वहाँ काफ़ी देर बैठा रहा। इस दौरान मोबाइल भी ऑफ था। तभी शायद म्यांदम और थाना में मेरी ढूंढियाँ मच गई। और कुछ लोगों ने तो फौरन सारे हथियार डाल दिए। मेमूना मायनी हेजी से मुस्कुराई तो मुंसिफ ने आंखें छोटी करके देखा। मतलब? बता दूं? मेमूना ने अनस से तायद चाही तो वो भी हंस दिया। बताओ भी, क्या मामला है? जिस वक्त हर तरफ तुम्हारी गुमशुदगी की आग लगी थी, मुझे रमशा की कॉल आई और उसी के हाथों से वसीला ने मोबाइल लेकर मुझसे कहा कि अनस भाई को अरहम के पास भेजूं, ताकि वो अरहम से कहें कि वसीला उस पर लगे सारे केस वापस लेने को तैयार है। बस किसी तरह उसके पुलिस वाले को जान की अमान दी जाए। वो आखिर में खिलखिला कर हंस पड़ी, लेकिन मुंसिफ को बिल्कुल यकीन नहीं आया। मजाक कर रही हो? हाँ भाई, तुम्हें कैसे यकीन आएगा? लेकिन हम तो तुम्हारे साथ मियांदम जाने को तैयार बैठे हैं। अच्छा वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो यकदम चौंका। इस बात का पिछली बात से क्या लेना देना? वो तो वहीं जाकर बताएंगे। वो शोखी से हंसी। मुंसिफ ने कंधे उचकाए। ओके, तो फिर चलो मेरे साथ। देर किस बात की है? वो उठ खड़ा हुआ। चाय उससे मेमूना के घर आकर पी थी और इतना रिस्क काफ़ी था। कुछ ही देर में वो मेमूना, अनस और छोटे शहीर को लेकर मेयांदम की तरफ रवाना हो गया। एक तो इन रिश्तों की हेर फेर ने मुझे बिल्कुल ही चकरा दिया है। देखी ना दादी, अब मुझे अपनी ही सगी बहन का हाथ मांगने के लिए अपने भाई की सगी माँ के पास जाना है। हाँ, कुछ ऐसा ही है ना? मेमूना ने अपने ही जुमले की तस्दीक के लिए रमशा को देखा और वहाँ मौजूद सब हंस पड़े। बस, तुम इतना तरद्दुद ना करो, यहाँ सबको पता है। दादी ने उसे छेड़ा। हाँ, और जहाँ तक तुम्हारी ख्वाहिश की बात है, तो हम में से किसी को कोई एतराज़ नहीं। बल्कि मुझे तो ये तस्वुर ही घंटों खुश रखता है कि मेरी वसीला मेरी बहू बन जाएगी, और कभी ये सोचकर खुशी होती है कि मेरा बेटा मेरा दामाद बन रहा है। वही बात कि कभी अजीब सी खुशी होती है तो कभी वाकई सर चकराने लगता है। रिजवाना भी तस्वुर करके खूब लुफ्त ले रही थी। एतराज़ तो मेरे भाई को भी कोई नहीं है। मेमूना दबी दबी हंसी से कहने लगी, अलबत्ता आपकी बेटी। मुझे लगता है प्यार से बहुत मना लिया, अब सख्ती करनी पड़ेगी। नुसरत मामी ने सर हिलाते कुछ सोच विचार की, जिस पर सब चौंके। यानी तौफीक से कहती हूँ वही जाकर बात करें, उनके सामने चूं भी नहीं करती। रिजवाना चूंकि वसीला की फितरत से वाकिफ थी, तो उन्हें सारी फिक्रें नुसरत की एक आइडिया की बात साइल होती महसूस होने लगी। तौफीक मामू पर शफीक और नरम खो इंसान थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी शख्सियत में एक रोब और बाद में दम होता था। वो दबाव वगैरह के वैसे भी कायल ना थे। अलबत्ता एक बात उन्होंने गौर करने के अंदाज से वसीला के सामने रखी, तो उसे अपनी माँ की खुशी को ज़रूर मुकद्दम रखना चाहिए। मुनसिफ उसका बेटा था तो वसीला बेटी। उन्हें अगर मुनसिफ को छोड़कर उसके लिए किसी और को भी पसंद करना पड़ा, तो वो वैसी खुशी कभी महसूस नहीं कर सकती जैसे मुनसिफ के लिए करेंगी। वसीला ने उनको खामोशी से सुना और अगली सुबह जब एलिया उसकी राय जानने आई, तो उससे हामी भर ली। इसी नई खबर पर खुशी और जोश दिखाई देता था। मेमूना आपी भी अभी यहीं थी और शादी की तारीख तय करके जाना चाहती थी। वसीला इस वक्त आग के धीमे शोलों को देख रही थी, जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और उसे सर उठाकर यूं ही सरसरी देखा। लेकिन नजर जब अंदर दाखिल होते मुंसिफ पर पड़ी तो घबरा कर उठ खड़ी हुई। थैंक यू वसीला जी। वो मोहतब बनने की कोशिश करते हुए भी मुस्कुरा रहा था।
वसीला घबराकर यूं ही बालों को कान के पीछे रखेला। ये हामी उस दिन नहीं भर सकती थी। फिजा घाट में गला घोंट रखा था किसी ने। मुंसिफ के लहजे में शोही थी। वो बस सर झुकाकर रह गई। मुझे तो मामू ने कहा। वसीला ने हसत संजीदगी के साथ निहायत साफ गोई से वसाहत की तो मुंसिफ का वो खुला रह गया। मतलब फोर्स किया गया? उसकी बौखलाहट उसके लहजे से आया थी। वसीला ने खामोशी से मुंह फेर लिया कि अब यही सच था। लेकिन मैं हरगिज इस दबाव वगैरह के हक में नहीं हूँ। इट्स नॉट फेयर। वो यकदम ही बहुत परेशान दिखाई देने लगा। और प्लीज वसीला, अब वही करें जो आपकी मर्जी है। मैं इन सबको खुद समझा लूंगा। वो दरवाजे की तरफ पलट गया। हमारे बड़े हमारे भले के लिए हमें समझाते हैं। अम्मी की सेहत, उनकी जिंदगी, उनकी खुशी मेरे लिए भी हर बात से बढ़कर है। लेकिन अम्मी को खुश करने का यही तरीका तो नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, वकालत का बाकायदा आगाज करें। उनको होश और मसरूफ दिखाई दें, बहुत मुतमईन हो जाएंगी। दरअसल मुझे कुछ कन्फेस करना है। उसका सर झुका हुआ था, चेहरे पर वही संजीदगी थी। जी कहें। वो अब मुकम्मल मुतवज्जा था। अगर मैं ये सच आपको आज न बताती तो कुछ दिन बाद कहीं ना कहीं से ज़रूर आपको मालूम हो जाता कि वसीला को तौफीक मामू ने रजामंद किया। तब आपके दिल में गिरा पड़ सकती थी कि शायद मुझे मजबूर किया गया हो। हम्म। हम्म। तो मुझसे अबरू छोड़े अब उससे भागोर सुन रहा था। तो वो वसीला ने अबरू से उसके हाथ की जानिब इशारा किया। मुंसिफ ने कुछ ना समझते अपने हाथ की तरफ देखा। उसकी बंद मुट्ठी में एक नीले रंग की मखमली टिपिया दबी थी जो उससे कुछ देर पहले जेब से निकाली थी। ये तो अंगूठी है। उससे बंद टिपिया को दोबारा जेब में रखने की कोशिश की, लेकिन वसीला ने अपना हाथ आगे करके उंगलियां फैलाई। मेरे लिए है तो पहना सकते हैं। लेकिन मुंसिफ अभी तक तसबसब में था। मामू की कोशिश बेशक मुझे मेरा भला समझाने की थी, लेकिन मेरी हामी भरने की वजह ये नहीं थी। वो सर झुकाए पहली मर्तबा थोड़ा सा मुस्कुराई और मालूम नहीं आगे क्या कहना चाहती थी। वो आपने फिजा घाट में जो बातें की उनसे बहुत कुछ क्लियर हो गया था। बिलाखिर उससे एक जुमला सूझ ही गया, जबकि मुंसिफ ने रुक कर गौर किया कि फिजा घाट में क्या क्या बातें हुई थी। जहन में कुछ देर उन बातों को दोहराया और चेहरे पे आसूदा सी मुस्कुराहट आ गई। उस रोज तो बहुत सी बातें क्लियर हुई थी। बड़ी उलझन क्या थी? अब शरारती अंदाज से सवाल कर रहा था। सारी बातें। वो बात को गोल मोल करते हुए दूसरी जानी पलट गई। बदगुमानी निरा बंदे के दिमाग का फतूर होता है। वो ततब्बुर से समझाने लगा। जी नहीं, मैं बदगुमान नहीं होती। लो जी, अभी तो बदगुमानी नहीं थी। उससे आभर कर छत को देखा। हमारा पूरा रिश्ता दांव पे लगा हुआ था लड़की। उससे वसीला का कान मरोड़कर याद दिलाया और वो हंस से चली गई। बस अब आप जाएं। एक बार फिर बहुत माजरत वसीला। वो कड़ा वक्त जो तुमने बहुत करीब से देखा, अगरचा अब गुजर चुका है, लेकिन उसकी यादें शायद जिंदगी भर मुझे बेचैन रखेंगी। मुझसे आप ये सॉरी वाली बात आइंदा कभी नहीं करेंगे। वो जो उसे बागौर सुन रही थी पूरे इस्तकाम से कहना शुरू किया, क्योंकि मुझे उस कड़े वक्त से निकालने वाले भी आप थे। बिजली का तार मेरे पैरों से शायद 5 कदम की दूरी पर था जब मेमूना ने हवेली के बड़े फाटक पर दस्तक दी। अगर वो उस वक्त वहां ना पहुंचती तो मैं आज जिंदा ना होती। अब तो शहनाज सच्ची अपने मंसूबे पे खुद अपने मुंह से कबूल कर रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपने राशिद भाई के जिम्मे मेरी छानबीन का काम न लगाया होता तो ना अरहम की चित्राल से वापसी का पता चलता, ना आप मेमूना आपी को भेजते। ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ। मैं कौन होता हूँ कोई प्लान करने वाला? हम्म तो अब मैं कह रही हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरे नसीब का लिखा था। उसके लिए आप कभी ये बात नहीं करेंगे। बेहतर जनाब। इस मर्तबा मुझसे भी मुस्कुरा दिया। मारे तक हाथ ले जाते शरारत से उसे सलूट किया और कमरे से निकल गया। मैम, वो इस साहब आए हैं। नवाज से पर्दा सिरकाकर कुछ झिझक भरे अंदाज में इतला दी। तानिया समझ रही थी कि उसकी परेशानी की वजह क्या है, लेकिन उससे बिना कोई तासुर दिए सर को अस्पात में हिलाया। आने दे। और नवाज वापस पलट गया। धड़कनें तो तानिया की भी बेतरतीब हुई, लेकिन उससे चेहरे को सपाट रखने की कोशिश की। ईसा की आमद की तवक्का वैसे भी वो खुद कर रही थी। जब से वो लोग मिंगोरा वापस आए थे, ईसा की अम्मी और बहनें 2 मरतबा उनके यहाँ आ चुकी थीं। सुल्ताना आंटी एक सीधी सादी सी खातून थी। तानिया ने बजाय शर्म झिझक के खुद भी उनसे बहुत सी बातें की थी और उन सब को सुनकर तानिया को बहुत तसल्ली हुई थी। बल्कि अम्मी और पापा भी बहुत मुतमईन दिखाई देते थे। ईसा ने उसकी तवज्जो हंकार भरकर अपनी जानिब मबसूल की तो तानिया अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अरे बैठो।
ईसा उसके उठ खड़े होने से घबरा सा गया, जबकि तानिया मुस्कुरा दी। पेशेंट बनकर आए हैं क्या? नहीं तो। उसे समझ न आने वाले अंदाज से अब्रू जोड़े। तो फिर एक मशरकी लड़की को अपना फर्ज निभा लेने दे। हुमायूं एसी से मुस्कुराई तो ईसा भी मुस्कुरा दिया। रिश्ता दोबारा इस्तवार करने पर बहुत शुक्रिया। आज की आमद पिछली कई मुलाकातों की निस्बत काफ़ी इत्मीनान लिए हुए थी। उसकी अंकल सरफराज और आंटी से भी बात हुई थी। तानिया से अलबत्ता मियांदम में पार्क वाली मुलाकात के बाद आज मिलना हो रहा था। चलो शुक्र है, ये तो एक इजाफी खूबी निकल आई, वरना मैं बेअदब बीवी के साथ भी गुजारा करने को तैयार था। वो मुस्कुराते हुए सामने बैठ गया। आपकी शराइत वैसे भी बहादुर बीवी से खास लगा नहीं खाती थी। उससे बड़ी लताफत से याद दिलाया। ओह, वो। ऐसा पूरी तरजीम किया। ये शुरू शुरू के दिनों की बात थी, जब उससे तानिया को आइडियल बीवी की खूबियाँ बताई थी। इंतहाब भी तो तुम्हारा किया था फिर। उससे हिसाब बराबर करने की कोशिश की और तानिया भी हंसी नहीं रोक पाई। मैंने तो सोचने के लिए काफ़ी तवील वक्त दिया था। वो भी मुस्कुराकर जुदाई का वक्त याद दिलाने लगी। और ये बीच का वक्त बहुत अहम हुआ करता है। ईसा की खूबसूरत गहरी आंखें बड़ी तवज्जो से तानिया के चेहरे पर जमी थी। अच्छा वक्त भी सुहाने ख्वाब जैसा होता है। आंखें तो सही मानों में कड़े वक्त पर खुलती हैं। जी ये सच है, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको कड़े वक्तों से बचाए। उससे कहा भरी। देखा जाए तो इस जहाँ की जिंदगी ही एक सुहाना ख्वाब है। असल आंख तो उस दुनिया में ही खुलती है। काश ये बात सुहेब की समझ में भी आ जाती। उसका हद दर्जा हसास होना ही उसकी प्रॉब्लम था। ईसा की सर्द आंख भी बड़ी बेख्तियार थी। तने लब पीछे खामोशी रही। दिल में यूं ही एक ख्याल सा आया कि अब तो जिंदगी भर का साथ होने वाला है। क्या सोहेब का जिक्र उनके बीच हमेशा ऐसी तकलीफ खामोशी बन जाया करेगा? आपने वो वक्त नहीं देखा है तानिया, जब पहले सुहेब की मौत, फिर उसके बाद हमारी बदगुमानी, नफरत, इंतकाम लेने की कोशिश, लेकिन महज 3-4 दिनों के अंदर अंदर ये ड्राइवर की जुबानी हकीकत का पता चलना और उसके नतीजे में आपके खिलाफ पैदा होने वाले जज्बात का यकलख्त पशेमानी और अजाले में ढलना हमने अपनी ज़ात पर झेला है। उस रोज़ अगरचा वो खुदकुशी करने की नीयत से नहीं निकला था, लेकिन जितना वो जज्बाती था, हमारा उसके मुतल्लिक ऐसा सोचना बहुत आसान साबित हुआ। और उसी वजह से एक तवील अरसा के लिए हमारे मामलात अल्तवा और क्राइसिस का शिकार हो गए। कुछ कसूर मेरी जल्दबाजी का भी है, लेकिन अब मैं तहम्मुल और बर्दाश्त का सबक सीख रहा हूँ। जी ये सही है। तानिया ने तायद में सर हिलाया। फौरी तौर पर आने वाली तकलीफ ही तो सही मायनों में इंसान की हिम्मत का इम्तिहान होती है। कोई भी अच्छा बुरा वाक़या, चाहे जितनी शदीद नौयत का क्यों ना हो, अपना असर वक्त के साथ कम करते बिलाखिर मुकम्मल खो देता है। ना किसी चीज़ को बका है, ना किसी असर को। परेशी की शादी, उसकी जुदाई का दुख भी एक आरज़ी तकलीफ साबित होता। काश कि सोहेब भी चंद दिन अपना सब्र आजमा कर देख लेता। अच्छा, वैसे सब्र बर्दाश्त की प्रैक्टिस में कहीं कहीं खुशी के पड़ाव भी आ जाया करते हैं, जिसे अल्लाह की तरफ से इनाम समझा जाता है। ईसा ने मायने हेज़ी से इजाफा किया तो बात फ़ौरन ही ताने की समझ में आ गई। और डेट क्या तय की है सुशी के पड़ाव की? उससे भी फ़ौरन लताफत से पूछ लिया, जिस पर ईसा ने ज़बरदस्त कहका लगाया। बस चंद माह, और उसकी वजह भी बताऊंगा। उससे फिलफोर बताया तो तानिया ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। आज तो थकावट ने बुरा हाल कर दिया था। 2 कोलीग छुट्टी पर गए हुए थे। मोमिन को उनके काम भी निपटाना पड़ गए थे। घर वापसी भी शाम के करीब हुई। वक्त चूँकि खाने का था, तो वहीं अप्पू के साथ ही बैठ गया। खाना एक साथ खा लेने के बाद भी वो देर तक हाल अहवाल करता रहा। फिर ये सोचकर फूफो की तरफ चला गया कि अगर मज़ीद देखी तो वो सब कहीं सो ना जाए। उनसे रोज़ाना की मुलाकात भी रूटीन का हिस्सा थी। तुम आओगी? उससे जाते-जाते रुक कर एलिया को देखा, जो किचन के दरवाजे में खड़ी थी। जी, वो बच्चे कमरे में अकेले हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। हाँ सही, मैं फिर कुछ देर पुप्पो वगैरह के साथ बैठ कर आता हूँ। वो उधर ही चला गया। एलिया ने उसकी पुश्त को देखते शरारत से अपनी हंसी लबों में दबाई। आज तो मुराद ही भर आई थी। सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। वो जल्दी से अपने कमरे में आई। बच्चे छोटे कमरे में सोए हुए थे। उससे बड़े कमरे की लाइट चलाई और अलमारी से कुछ सामान निकाला। बेड के दाहिनी तरफ कोने में छोटा सोफा और ग्लास टेबल थी। उससे मेज से चीज़ें हटाकर 2-3 कैंडल स्टैंड रख दिए। जलाने का इरादा बाद में करते अपना जामुनी प्याजी ड्रेस निकाल लिया। वापस आकर जल्दी से बाल बनाए, मेकअप किया और हल्की सी ज्वेलरी पहन ली। कोशिश यही थी कि उस रात जैसे ही लगे, जब मोबाइल की बेल ने मुतवज्जा किया तो वो जल्दी से बेड के नज़दीक आई। कॉल रमशा की तरफ से थी। एलिया ने मुस्कुराते हुए कॉल अटेंड की। जी।
हो गए सारे काम। रमशा की आवाज़ हल्की सरगोशी जैसी थी। हाँ, यहाँ सब तैयार है। बस ठीक है, फिर मैं उनकी महफ़िल भी बर्खास्त करने का कुछ सोचती हूँ। सब जाग रहे हैं? नहीं, ख़वातीन सभी अपने कमरों में हैं। मोमिन भाई बाहर लाउंज में मुंसिफ के साथ बैठे हैं। मैं मुंसिफ को किसी बहाने से वहाँ से उठाती हूँ, तो ये भी यकीनन उठ जाएँगे। ओके, ओके, मैं उनका वेट कर रही हूँ। एलिया का बिलावजा ही दिल धड़कने लगा। कॉल ऑफ करके जल्दी से कैंडल जलाई और एक ख्याल आते ही कमरे की लाइट ऑफ कर दी। जलती कैंडल्स की खूबसूरती में एकदम ही इजाफा हुआ। कमरे का माहौल सुनहरी सा लगने लगा। वाओ! वो मोबाइल मेज़ पर रखकर दोनों मुठियाँ आपस से भींचे अपनी तहलीक करदा माहौल से आप ही मसरूर हो रही थी। जब पीछे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, एलिया के तो कदम ही जैसे अपनी जगह पर जम गए। पलट कर देखना मुहाल था। उससे घबरा कर आंखें मीच लीं। दोनों लब अचानक से दांतों में दबा लिए। पता नहीं मोमिन का रिएक्शन कैसा होगा। वो आंखें बंद किए कुछ देर खड़ी ही रही। मोमिन अंदर आ चुके थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। वो अपनी जगह पर जमी खड़ी थी। जब मोमिन ने अपने हाथ उसके दोनों शानों पर रखे। सरप्राइज हूँ। आपको तो कुछ याद नहीं होगा। वो हल्का सा हवा हुई। तुम हो ना याद रखने के लिए। मोमिन ने कंधों से नीचे ले जाते अपने दोनों हाथ उसके दोनों हाथों में दिए। कैसा लग रहा है 1 साल बाद? एलिया मुस्कुराते हुए उसकी जानी पलटी। पिछले साल की इस रात को याद कर रहा हूँ। मोमिन के मूड और लहजे में एकदम ही विश्वास आ गई थी। एलिया की सरप्राइज से सारी थकन पल में उतार दी थी। उससे वाकई याद नहीं था कि आज उनकी शादी की सालगिरह है, लेकिन एलिया ने बहुत खूबसूरत अंदाज में याद दिलाया था। कमरे में आते उसकी पहली नज़र जलती कैंडल्स पर पड़ी तो उससे मुताज्जिब हुआ था, लेकिन कैंडल्स के साथ केक और छुरी ने सोचने पर मजबूर किया। सालगिरह तो ना उसकी थी ना एलिया की। बच्चों की भी कुछ माह पहले गुजरी थी। फिर कमरे का माहौल। रूथ एलिया की तैयारी से बस चंद सेकंड्स लगे थे समझने में कि आज उनकी शादी की पहली सालगिरह थी। एलिया ने सेकंड टाइम रमशा के साथ जाकर कुछ चीज़ें खरीदी थी। उससे घर में सिर्फ रमशा को अपना राजदार बनाया था, और उसकी भी एक खास वजह थी। तो क्या याद आया? वो दिलचस्पी से पूछने लगी। गर्दन तक ऊंचा कपड़ों का एक ढेर बाहों में समेटे भागती हुई चुड़ैल। मोमिन ने हल्का सा आगे झुककर शरारत से याद दिलाया तो एलिया ने बेसाख्ता माथे पे हाथ मारा। अल्लाह, आपकी याददाश्त तो गजब है। मैं सोच रही थी कम से कम ये बात तो बिल्कुल याद ना हो। अरे वाह, क्यों याद ना हो? और वो थोड़ा पीछे को होकर सर से पैर तक एलिया को दिखने लगा। ये ड्रेस भी वही है ना? जी बिल्कुल। तब तो आपने इस ड्रेस वाले को गुस्से से घूरा होगा, इससे आज दोबारा पहन लिया। ताकि प्यार से देखूं। उससे जुमला जोड़ा तो वो झीम कर टेबल की तरफ बढ़ गई। केक काट ले। यार, सरप्राइज देना जरूरी था क्या? सुबह तो कम से कम बताती, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ले आता। बल्कि शाम को सब मिलकर मनाते। हम्म। एलिया ने संजीदगी से टोका। यहाँ आप कुछ भूल रहे हैं। मतलब? मोमी ने अब्रू छोड़े। जनाब, पिछले साल उस दिन 2 शादियां हुई थी। मैं नहीं चाहती थी सबको इन्वॉल्व करके मैं वसीला आपी का दिल दुखाऊं। ओह, मोमिन ने सर हिलाया। हाँ सॉरी, ये बात बिल्कुल ध्यान में नहीं थी। वसीला के लिए उस दिन की यादें बहुत तल्ख रही है। खैर, ये तुमने अच्छा किया, लेकिन मुझे तो याद दिला दी थी। कोई बात नहीं, मुझे अगले दिन भी तोहफा लेने में कोई एतराज नहीं। उससे लताफत से जताया कि तोहफा तो वो लेगी। मोमिन भी हंसिया। दोनों ने मिलकर केक काटा और एलिया ने मोमिन को घड़ी का गिफ्ट दिया। वाह, ये तो एन मेरी पसंद के मुताबिक है। मैं भी लेदर की घड़ी लेने का सोच रहा था। फुल स्टील वॉच काफी हैवी हो जाती है। वो पहन कर देखने लगा। सच्ची, बहुत लाइट फीलिंग्स आ रही हैं। अब उसने अपनी भारी घड़ी उतार दी थी। ब्राउन लेदर बैंड वाली घड़ी खूबसूरत भी बहुत लग रही थी। अच्छा, वैसे मुझे हैवी फीलिंग वाले तोहफे पसंद है। उससे हाली कलाई पर फर्ज से कंगन खनका कर इशारा दिया। मोमिन उसकी हाथ से जवाब पर पहले तो बेसाख्ता हंसा, लेकिन फिर बटुआ खोलकर 5-5 के 2 बड़े नोट निकाले। ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। ये तुम अभी लो, अपना कैश गिफ्ट, और फिर चाहे इससे ईंटें खरीद लो, मुझे कोई एतराज नहीं। ये शोहर लोग ज्यादा ही कंजूस होते हैं। उससे रकम भी ले ली और मुंह भी खूब बनाया। अच्छा गिफ्ट अगले साल के लिए उधार रहा, प्रॉमिस। उससे प्यार भरी मुस्कुराहट से टालने की कोशिश की। वाह, जैसे अगले साल तो बड़ा याद रहेगा ये दिन। लिख ले, मुझे ये सारी जिंदगी आपको याद दिलाना पड़ेगा। उससे मुंह फुलाया। हम्म। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक ने सारी जिंदगी में हमारे लिए ढेरों ढेर साल लिखे हों, इतने कि एक तुम मुझे छड़ी और मैं तुम्हें बतीसी गिफ्ट कर रहा हूँ। वो अच्छे मूड में मोहब्बत से इलिया को देखते हुए उन आने वाले सालों को सोच रहा था।
जब सचमुच में वो एक बूढ़ी एलिया होगी। एलिया ने उसकी मुस्कुराहट को गौर से देखा। तंग नहीं आएंगे? मैं तंग नहीं आता। जिनसे मोहब्बत हो उन्हें आदत जैसा अपना लेता हूँ, और आते तो चाहकर भी तर्क करना मुश्किल हो जाती है ना? वो उससे बहुत तवज्जो से देखते ताइट जा रहा था। एलिया ने मुस्कुराकर सर हिलाया। अच्छा, आप ये मीठा खाएं, मैं सर चेंज कर लूं। वो उठने लगी लेकिन मोमिन ने हाथ थाम कर रोक लिया। नहीं, ऐसे नहीं। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अभी कुछ इंटरेस्टिंग करना है। क्या? वो नासमझी से देखने लगी। उस रात की याद ताज़ा करते हैं। वो कुछ सोचकर मुस्कुरा रहा था। एलिया और मोमिन की एनिवर्सरी से कुछ 1.5 माह बाद की बात थी, जब पहले रमशा और राशिद शादी के खूबसूरत रिश्ते में बंधे और उसके एक हफ्ते बाद मुनसिब और वसीला की शादी अंजाम पाई। रमशा और राशिद भी शादी में शरीक थे। वो भी मोमिना की तरह थाना ब्याह कर गई थी और मोमिना इस वजह से बहुत खुश हुई थी। रिजवाना ने मुनसिब को गवर्नमेंट की रिहाइश नहीं लेने दी। उन्हें और दादी को अपने अकेले घर में वसीला और मुनसिब दोनों की ज़रूरत थी। तभी मुनसिब के कमरे को सजाया गया। डॉक्टर तानिया भी अपनी वालदा के साथ शादी में शरीक थी। उसकी और ईसा की शादी चंद माह बाद तय पाई थी। रमशा और एलिया ने दुल्हन बनी वसीला को उसके कमरे में पहुंचाया। वसीला ने ऑरेंज और मेहरून रंग का लहंगा पहना था। फंक्शन चूंकि हॉल में रखा गया था, तो एहतमाम पर सिर्फ घर वाले ही दुल्हन को लेकर आए। घर में मेमूना और रमशा मेहमान थी। अनीस, राशिद और मोमिन ने बड़ी शराफत से दूल्हा को भी वक्त पर उसके कमरे में भेज दिया। वो जिस वक्त कमरे में दाखिल हुआ, सजी संवरी वसीला बिलावजा ही दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। मुंसिफ को अलबत्ता उसे नर्वस देख कर खासी तकवीत मिली, क्योंकि अंदर से वो भी अच्छा खासा घबराया हुआ था। घड़ी, बटुआ और जेब का दीगर सामान टेबल पर रखते उससे जहन पर बहुत जोर दिया। पिछली रात तक भी अच्छे हाथ से डायलॉग्स याद थे। उफ, कहाँ उड़ गई बार बार की दोहराई बातें। मुझसे बेड के नज़दीक आकर किनारे पर बैठा। अरे यार, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। मेरा दिमाग सच्ची काम करना छोड़ गया है। उससे इंतहाई बेबसी से एतराफ़ किया तो वसीला ने हंसकर मुंह घुटनों में दे दिया। मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं कि किस तरह बात शुरू करते हैं, और जो सोचा था वो सफाचट हो गया। वो बताता जा रहा था और वसीला का हंसी दबाते चेहरा सुर्ख हो गया। अच्छा बस, कोई बात नहीं। उससे अपनी हंसी बामुश्किल रोकी। मुस्कुराते हुए अब वो अपने सजे सवरे हाथों पर रस्से जमाए हुए थी। इधर भी देख लो। थोड़ी बहुत मेहनत तो दूल्हा भी बेचारा अपने ऊपर करता है। वसीला ने कहना मानने की कोशिश करते आहिस्ता आहिस्ता नसें ऊपर उठाई, नजर बामुश्किल मुंसिफ के चेहरे पर डाली और हंसकर रुख फेर लिया। हंस ऐसे रही हो जैसे जोकर देख लिया हो। मुंसिफ ने मसूई दुख से आ भरते जेब से गिफ्ट निकाला। यार, ये गिफ्ट का भी अजीब है। लड़के बेचारे स्कूल के ज़माने से सोचना शुरू कर देते हैं कि पहली रात तोहफा क्या देंगे, और आखिर में अम्मा एक अंगूठी पकड़ा देती हैं कि जाओ बेटा, दुल्हन को दे देना। वो संजीदगी से सफाई दे रहा था। वसीला की हंसी छूट गई। मुंसिफ की पोंखियों ने माहौल की सारी संजीदगी खत्म कर दी थी। वसीला ने डिबिया खोलने पर खुद ही हाथ आगे कर दिया। चेहरा अलबत्ता दूसरी जानिब ही था। जब अचानक ही पैरों को कुछ हुआ तो उससे चौंक कर सर घुमाया। मुंसिफ अपनी जगह से उठकर थोड़ा पीछे हो बैठा था और एक बहुत नफीस गोल्डन पासे वो उसके पाँव में पहना रहा था। हल्की मुस्कुराहट लिए आंखें ऊपर उठाकर मायने हेसी से वसीला को देखा तो उससे शर्माकर सर झुका लिया। अम्मा को नहीं पता कि अपनी खास हस्ती के लिए खास सोफा उनका मेहनती बच्चा पहले ही खरीद चुका है। तो वो अंगूठी? वसीला ने हल्का सा अबरू उठाकर इस्तफसार किया। हाँ, अब लगी हो ना एकदम रवायती बीवी। मुंसिफ ने बेसाख्ता उंगली लहराई, जबकि वसीला ने शर्म तर्क करते हथेली आगे फैला दी। लाए, मेरी सासू माँ वाला गिफ्ट। ये ले सोचा मोहतरमा, मैं वर्दी के साथ गोल्ड रिंग पहनता अच्छा भी नहीं लगूंगा। उसे दूसरी जेब से छोटी टिपियाँ निकालकर उसकी हथेली पर धर दी। शुक्रिया, गिफ्ट बहुत खूबसूरत है। देख तो लो। मुंसिफ ने उसकी बंद डब्बी की तरफ इशारा किया, लेकिन वसीला ने मुस्कुराकर अबरू अपने पाँव की जानिब उठाया। पैर को हरकत देकर पासे को हल्का सा झनकाया तो मुंसिफ के होंठ मुस्कुरा उठे। वो पासेब की बात कर रही थी। बड़ी नवाजिश जनाब। तारीफ और पसंदीदगी तोहफे की खूबसूरती को कुछ और बढ़ा देती है, और तोहफा देने वाले का हौसला भी। मुंसिफ ने मुस्कुराकर कहते वसीला का मेहंदी वाला हाथ अपने हाथ में ले लिया। खुशी की नमी वसीला की पलकों पर सितारों की तरह चमक उठी। तहखाने की कैद बेबसी में अपने परवरदिगार से मांगी गई उसकी तमाम दुआएं पूरी हुई थीं। अल्लाह ने मुंसिफ की सूरत उससे एक बेहतरीन इनाम से नवाजा था। खत्म। शुद्ध।